So, hi everyone, and a very good evening to all of you. Welcome back once again to another session of PMI analysis, where we are going to do the PMI analysis, that is, the pre mains and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. Alright, and why this PMI analysis is important, ये आपको इस सेशन के एंड में समझ में आ जाएगा डेफिनेटली. बिकॉज आफ्टर रीडिंग एनी पर्टिकुलर आर्टिकल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसमें से कैसा क्वेश्चन आ सकता है और कहाँ आ सकता है, प्री में, मेंस में या फिर इंटरव्यू में. ऑलराइट, इफ यू आर नॉट डूइंग द पीएमआई एनालिसिस देन इट इज़ वेरी मच यूजलेस. जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वो बिल्कुल यूजलेस है. ऑलराइट, क्योंकि सब कुछ ऑफ कोर्स वैसे भी पढ़ना नहीं होता है. यू हैव टू रीड ओनली दोज आर्टिकल्स विच आर रेलिवेंट फॉर यू, एंड हाउ you can identify those relevant articles. You can watch these sessions, उससे आपको समझ में आ जाएगा. Alright, so let's begin with the session without any delay guys, and let's move ahead towards the very first article from today's editorial. तो first of all हम बात करते हैं editorial की as usual, और उसके बाद we will move towards the other important articles. ठीक है, तो हमने अभी कल के ही सेशन में, जो लास्ट सेशन था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था दैट सेक्शन 124A के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उसको होल्ड कर दिया है, और सेंटर को और स्टेट्स को ये बोला है कि अब आगे और एफआईआर नहीं करी जाएगी अंडर सेक्शन 124A, और इसके अलावा जो भी ट्रायल चल रहे हैं सेक्शन 124 के अंडर उसको रोक दिया है. ठीक है, अब ये वाला जो आर्टिकल है इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस सेक्शन मेंशन है, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को लिया है. ठीक है, तो रिपीटेशन हम नहीं करेंगे, जो जो अदर फैक्ट्स इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है वो हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो क्या क्या चीज़ है. फर्स्ट ऑफ ऑल के.एम. मुंशी का नाम आपने सुना होगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और के.एम. मुंशी से रिलेटेड यहाँ पे एक फैक्ट है विद रिस्पेक्ट टू सेडिशन, इसलिए हम इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं. सो के.एम. मुंशी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिमांड करा था कि हमें अब रिमूव कर देना चाहिए दिस वर्ड सेडिशन एज परमिटेड रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच. ठीक है, फ्री स्पीच के ऊपर परमिटेड रेस्ट्रिक्शन थी. ठीक है, जिसको सेडिशन वर्ड के थ्रू उस रेस्ट्रिक्शन को फॉर्मुलेट किया गया था. तो के मुंशी ने डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हमें इस वर्ड सेडिशन को अब रिमूव कर देना चाहिए. ठीक है, और इनका आर्ग्यूमेंट ये था दैट शुड द वर्ड नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ही आर्ग्यूड दैट एन एरनेस इंप्रेशन वुड बी क्रिएटेड दैट वी वांट टू परपेचुएट सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी. ठीक है, एंड उन्होंने बोला था कि भाई देखो, द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इज द क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, और अगर हम सेडिशन लॉ को जारी रखते हैं सो दिस विल डिसरिगार्ड दिस कोर स्पिरिट. ऑलराइट, तो मुंशी ने जो ये डिमांड रखी थी इसको मान लिया गया, और जो अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा उसमें उसने परमिट किया. इट डिड नॉट परमिट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेडिशन. ठीक है ना, तो ये बात हो गई के मुंशी से रिलेटेड. अब ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आइदर दे कैन आस्क यू इन इंडियन पॉलिटी और इन मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो. ठीक है ना, तो याद रखेंगे कि वो कौन थे जिन्होंने सेडिशन वर्ड को रिमूव करने के लिए डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. वो थे के.एम. मुंशी. और ये वाली लाइन भी याद रखना, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज द क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ऐसा बोला था के.एम. मुंशी ने. ठीक है, और फाइनली द अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट परमिट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेडिशन. तो आज के जो सिचुएशन है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री स्पीच के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेडिशन नहीं है. ऑलराइट, नाउ लेकिन हम सब जानते हैं, बट डिस्पाइट दिस गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया कंटिन्यू टू चार्ज पीपल विद दिस ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A. और 1950s में दो डिफरेंट अलग अलग हाई कोर्ट ने इस सेक्शन 124A को स्ट्रक डाउन करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था. लेकिन इन द ईयर 1962 में एक लैंडमार्क केस था, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ये वाले डिसीजन थे हाई कोर्ट के उसको रिवर्स करते हुए ये बोला था कि देखो नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है. लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन लगा दी थी दैट व्हाइल अपहोल्डिंग द कॉज द कोर्ट लिमिटेड इट्स एप्लीकेशन टू एक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू वायलेंस. बेसिकली सेडिशन लगाते वक्त, यानी सेक्शन 124A के अंडर किसी को भी बुक करते वक्त आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी एक्ट ऐसा है जहाँ पे टेंडेंसी है टू क्रिएट डिसऑर्डर, या फिर टू क्रिएट डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ, या फिर देयर इज एन इंसाइटमेंट टू वायलेंस. ठीक है, तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ है या फिर इसका इंटेंशन भी है तो इन दैट के सेक्शन 124A यूज हो सकता है एज द रेस्ट्रिक्शन ऑन
फ्री स्पीच और एनी अदर थिंग, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन इन 3 चीजों को करता हुआ पाया जाएगा तो इन दैट केस ही कैन बी बुक्ड अंडर सेक्शन 124A फॉर सेडिशन, ठीक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बट इसके अलावा अगर और कोई चीज होती है तो उस सिचुएशन में सेक्शन 124 नहीं लगाया जाएगा, ओके। एंड नाउ ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि हमने इस आर्टिकल में से निकाले, के मुंशी वाला फैक्ट और ये केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला। अब इसी में से आपका क्वेश्चन बन सकता है प्री में। देखो मेंस का क्वेश्चन हमने सेक्शन 124A से ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, सो आई एम नॉट टेकिंग इट वंस अगेन बिकॉज वो रेपिटेशन होगा अननेसेसरी। सो आई फॉर्मुलेटेड, आई मेड अ प्री क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, फ्रॉम टुडेज आर्टिकल। सिर्फ एक प्री का क्वेश्चन हमने रखा है आज के आर्टिकल में से। So consider the following statement and you have to identify the correct statement or statements. K. Munshi in the Constituent Assembly demanded to remove the word sedition as a permitted restriction on free speech. बिल्कुल सही बात है, अभी हमने डिस्कस किया। And in Kedarnath Singh versus State of Bihar, the Supreme Court declared Section 124A as the constitutional with certain conditions. तो ये बात भी बिल्कुल सही है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला था कि यस इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल subject to certain conditions, okay. So both the statements are correct, which means option C, both 1 and 2 will be the correct answer, all right. And now let's talk about the another article. अब ये आर्टिकल में जो मैटर है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। दिस इज बेस्ड ऑन द स्प्लिट वर्डिक्ट दैट इज गिवन बाय दिल्ली हाई कोर्ट ऑन द इशू ऑफ मैरिटल रेप के ऊपर जो जजमेंट आया है भी दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके बारे में है। बट यस, इस आर्टिकल में एक बहुत ही अच्छी चीज मेंशन की है। इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि ये जो मैरिटल रेप है, द एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप जो है, ये हमारे आर्टिकल 14 के साथ किस तरीके से अलाइन करता है या नहीं करता है। आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वलिटी, आई होप यू ऑल नो दिस। तो आर्टिकल 14 के साथ किस तरीके से ये अलाइन करता है, क्या ये उसको फॉलो करता है या उसको वायलेट करता है, ये एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप, तो इसके बारे में इसमें डिस्कस किया है और इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखो आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड देयर इज अ टेस्ट अंडर आर्टिकल 14 विच इज ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। मतलब देयर इज एन इक्वलिटी बिफोर लॉ बट डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है बट वो डिस्क्रिमिनेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन के थ्रू गुजरना चाहिए, ठीक है। और ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है इसके 2 कॉम्पोनेंट्स हैं। पहला क्या है, वेयर 2 क्लासेस ऑफ पर्सन्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली इट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड दैट दे आर इंडीड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक एडल्ट है, एक वेल ग्रोन एडल्ट है और एक चाइल्ड है, एक कोई छोटा बच्चा है, लेट्स से 5 साल का कोई छोटा बच्चा है और एक एडल्ट है, मान लेते हैं 25 ईयर्स का। अब इन दोनों ने कोई क्राइम किया, लेट्स से मर्डर कर दिया, ठीक है। तो एडल्ट और चाइल्ड को आप एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो चाइल्ड होगा 5 साल का, इसको क्या पता कि कैसे मर्डर किया जाता है और कैसे बंदूक चलाई जाती है, या इसकी इंटेंशन कैसे हो सकती है 5 साल के बच्चे की कि चलो मैं मर्डर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो इन दैट केस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। पीपल कैन बी ट्रीटेड डिफरेंटली बट ऑफ कोर्स only in the case when they are indeed distinguishable from each other and this is known as what, intelligible differentia। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो कंपोनेंट है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का वो ये है दैट देयर शुड बी अ रैशनल नेक्सस, और जिसको हम लॉजिकल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। रैशनल नेक्सस एक लॉ का टर्म है, लॉजिकल रिलेशनशिप एक लेमैन टर्म है। देयर शुड बी अ रैशनल नेक्सस बिटवीन अ लॉ विच ट्रीट्स द 2 क्लासेस डिफरेंटली, ठीक है। मतलब अगर कोई लॉ 2 क्लासेस को डिफरेंटली ट्रीट करता है तो उसके बीच में रैशनल नेक्सस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो सेक्शन 375 है आईपीसी का, यानी कि जो एक्सेप्शन देता है मैरिटल रेप को, वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया करता है बिटवीन मैरिड वुमेन एंड अनमैरिड वुमेन। अब ये जो डिफरेंशिएशन है बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन, यानी कि मैरिड वुमेन को अलग माना है एज पर दी सेक्शन 375 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैरिटल रेप, ठीक है। मतलब बेसिकली सेक्शन 375 में एक्सेप्शन है मैरिटल रेप का, यानी कि मैरिड और अनमैरिड जो वुमेन है उनको अलग रखा है, ठीक है। अब सवाल ये है, जो सेकंड कंपोनेंट है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, वो ये कहता है कि रैशनल नेक्सस होना चाहिए, लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द लॉ विच ट्रीट्स द 2 क्लासेस डिफरेंटली। मतलब आप कह रहे हो कि अगर किसी मैरिड वुमन का रेप अगर कोई उसका हस्बैंड करता है, ठीक है, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। सो डू यू रियली थिंक दैट इट इज अ रैशनल नेक्सस, या फिर क्या ये लॉजिकल रिलेशनशिप है?
समझ रहे हो? तो इसी के रिगार्डिंग अभी जजमेंट भी आया है और जजमेंट में भी ये बात की है। तो अब मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। जस्टिस राजीव शक्दर, ये इनका नाम लिखा हुआ है, जस्टिस राजीव शक्दर ने बोला था कि मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और जस्टिस सी हरिशंकर ने बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये पूरा लेजिस्लेचर का मैटर है, तो जितने भी सोशल ग्राउंड्स हैं उनको कंसीडर करने के बाद ही हम इसको, इस एक्सेप्शन को हटा सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बोला था इन दोनों जस्टिस ने। तो अब इन दोनों के आर्ग्यूमेंट का आर्टिकल 14 के साथ कैसे रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं। तो ये जो केस है एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप, इसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है ऑफ मैरिटल रेप एक्सेप्शन इज बाय एग्रीमेंट बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमन, ठीक है। मैरिड और अनमैरिड वुमन के बीच में इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, मतलब ये इस केस में सेक्शन 375 के केस में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैरिड वुमेन एंड अनमैरिड वुमेन, ठीक है। तो ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन करता है। लेकिन एज पर जस्टिस राजीव शक्दर, दिस मैरिटल रेप एक्सेप्शन फेल्स द सेकंड कंडीशन, मतलब वो जो रैशनल नेक्सस वाला, यानी कि जो लॉजिकल रिलेशनशिप वाला जो नेक्सस है उसको वो फेल करता है एज पर जस्टिस राजीव शक्दर। अब क्यों करता है? बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ इज टू पनिश सर्टेन सेक्सुअल एक्ट्स व्हेन डन विदाउट कंसेंट, ठीक है। अब ये जो सेक्शन 375 है ये क्या कहता है कि अगर सेक्सुअल एक्ट बिना कंसेंट के होता है तो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। एंड फॉर जस्टिस राजीव शक्दर, अ वुमन हु फेसेस नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स हैज बीन रेप्ड regardless of her relationship with the perpetrator, ठीक है। I am with the opinion of Justice राजीव शक्दर। मेरा भी यही मानना है कि जो सेक्सुअल एक्ट है अगर वो नॉन कंसेंशुअल है, अब चाहे वो हस्बैंड के साथ हो या किसी और रिलेशनशिप के साथ हो या बिना रिलेशनशिप के साथ भी हो, तो इन दैट केस वो रेप माना जाना चाहिए, ठीक है। एंड सिंस देयर इज नो रैशनल नेक्सस बिटवीन द डिफरेंशिया एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो डिफरेंशिया क्या है, मैरिड और अनमैरिड वुमेन, और जो लॉ का एसेंस है वो क्या कहता है कि उन सारे सेक्सुअल एक्ट्स को पनिश किया जाएगा जो कि बिना कंसेंट के हो रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ये है तो हाउ कैन यू गिव एक्सेप्शन टू द मैरिटल रेप? ऑलराइट, तो इसलिए इन वर्ड्स ऑफ जस्टिस राजीव शक्दर, दिस मैरिटल रेप एक्सेप्शन फेल्स द सेकंड कंडीशन ऑफ द रीजनेबल क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, नाउ अब जस्टिस सी हरिशंकर की भी अगर बात सुने तो उन्होंने बोला है कि दो द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन प्रोविजन इज यस इंडीड टू पनिश द एक्ट्स ऑफ रेप, द ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिटल रेप एक्सेप्शन इज टू कीप द टेंट ऑफ द एलिगेशन ऑफ रेप आउटसाइड द मैरिटल स्फेयर। और ऐसा इन्होंने इसलिए बोला ताकि जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। पर क्या एक्चुअली में मैरिज इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट हो रहे हैं इससे? इन लाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ही कंक्लूड्स द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। एंड यहाँ पे इन्होंने कोई रीजन भी नहीं दिया एज टू वाई इफ मैरिटल रेप इज रिकॉग्नाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वुड बी थ्रेटन, ठीक है ना। यानी कि अब इनका जो ये आर्ग्यूमेंट है कि जो मैरिटल रेप को एक्सेप्शन है वो बना रहना चाहिए, वो इसलिए था क्योंकि ताकि जो मैरिज के इंस्टीट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको थ्रेटन ना किया जा सके। लेकिन इसके पीछे कोई इन्होंने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया कि अगर हम मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज कर देते हैं, यानी कि उसको एक्सेप्शन से हटा देते हैं, तो कैसे वो मैरिज इंस्टीट्यूशन के लिए एक थ्रेट होगा, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस आर्टिकल गाइज। आई होप दिस इज क्लियर। एंड ऑनरेबल जज जस्टिस श्री हरिशंकर, उन्होंने भी अफर्म किया दैट देयर कैन बी नो लेजिटिमेट एक्सेप्शन ऑफ फोर्स्ड सेक्स, दो ही एग्रीज दैट वुमेन्स sexual autonomy deserve respect and any legitimate expectation of sex within marriage ends where her rights to sexual autonomy and bodily integrity begin। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पे महिला की सेक्सुअल ऑटोनॉमी की बात आती है वहाँ पे सारी चीज़ें साइड हो जाएंगी उसके सामने। बट अगेन उन्होंने ये बात बोली है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बिकॉज ये लेजिस्लेचर का मैटर है और इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस को हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा, ओनली देन वी कैन डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो आई होप गाइज दिस आर्टिकल इज क्लियर। एंड नाउ लेट्स डू द पीएमआई एनालिसिस। प्री के लिए इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दिस आर्टिकल स्पेशली बिकॉज प्री से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन था वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। फॉर मेन्स एंड इंटरव्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन्स में GS2 सोशल इश्यूज में इसका काफी स्कोप है, GS2 सोशल इश्यूज। एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, मैरिटल रेप एक्सेप्शन फेल्स द टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड मस्ट बी स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डिस्कस इन द लाइट ऑफ रीसेंट जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। तो आपको जो जस्टिस राजीव शक्दर के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बताने हैं, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रकिंग डाउन दिस मैरिटल रेप एक्सेप्शन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो आपको राजीव शक्दर जो है जस्टिस उनका आर्ग्यूमेंट देना है। ऑलराइट, एंड इंटरव्यू में दे कैन आस्क यू
योर ओपिनियन, शुड द मैरिटल रेप बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो आपका जो भी ओपिनियन है वो आपको बताना है। एंड ऑफकोर्स ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा रेडिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ जी कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, हाँ या ना में आंसर मत दे के आओ। अगर हाँ बोल रहे हो तो उसके पीछे रीज़न बताओ, ना बोल रहे हो तो भी उसके पीछे रीज़न बताओ, ठीक है। मैंने अपना ओपिनियन आपको बता दिया है और आप अपना ओपिनियन इस न्यूज़ आर्टिकल से और जो भी न्यूज़ हमने डिस्कस करी है उससे बना सकते हो। And the next article is about the importance of Lumbini. Now, of course, you all must know this fact that Lumbini is the birthplace of the great Gautam Buddha. गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस है एंड इट इज इन न्यूज। वाई वी आर डिस्कसिंग इट बिकॉज दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल क्यों आया है बेसिकली इसलिए आया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज ऑन अ विजिट टू नेपाल, ठीक है। एंड पिछले विजिट पे वो लुम्बिनी नहीं जा पाए थे, बट नाउ इन दिस विजिट ही विल डेफिनेटली गो टू लुम्बिनी, ठीक है। तो इसमें लुम्बिनी के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है और ये बताया है इस आर्टिकल में कि कैसे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है लुम्बिनी में, ठीक है। सो द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री हैज बीन बिल्ट बाय द चाइनीज इन लुम्बिनी 1. China sponsors and supports international conference on Buddhism in Nepal, as well as massive celebration on Buddhist festival like Vesak. In pre-COVID-19 times, there was a steady flow of Chinese tourists to Lumbini and reports about potential Chinese investments in the region. So you can see these are the three very important points which we can write in our mains examination कि कैसे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो नेपाल में बढ़ रहा है, ठीक है। Now, unfortunately, India remains largely unrepresented in Lumbini, but for a small museum building that was constructed with Indian assistance in the late 1990s. इंडिया का कोई बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन लुम्बिनी में नहीं है। एक छोटा सा म्यूजियम बिल्डिंग इंडिया ने 1990s में बनाया था एंड देयर इज अ प्रपोजल फॉर साउंड एंड लाइट शो, लेकिन वो अभी तक प्रपोजल ही है, वो अभी तक एक्शन में नहीं आ पाया है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको याद रखना है, ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट हो सकती है। The first foreign monastery in Lumbini was built by a Vietnamese monk Thé Huyen Due, ठीक है, and he subsequently built another one in Bodh Gaya. पहला उन्होंने कहाँ पे बनाया था? लुम्बिनी में। तो आप अगर आपसे पूछा जाए द फर्स्ट फॉरेन मोनेस्ट्री लुम्बिनी में किसने बनाई थी, तो ही वाज Thé Huyen Due, who was a Vietnamese monk, ठीक है। एंड इंडिया डज नॉट हैव अ सिंगल मोनेस्ट्री इन लुम्बिनी, ठीक है। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी विजिट से ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट डेफिनेटली होगी इंडिया की तरफ से। इंडिया का बाकी पूरे नेपाल में दबदबा है बट लुम्बिनी में नहीं है, हालांकि होना चाहिए बिकॉज बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे सेक्रेट साइट्स हमारे देश में हैं, ठीक है। जैसे लुम्बिनी नेपाल में है, बोध गया है, सारनाथ है, राजगीर है, बहुत सारे हैं। लेकिन लुम्बिनी में जहाँ पे बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई थी हम ये कह सकते हैं, तो वहाँ पे इंडिया का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। एंड मोर देन 50 years ago, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल यू थैंट had set up an international committee for the development of Lumbini and for which a master plan was developed by Japanese architect Kenzo Tange, ठीक है। उसके बाद से नेपाल इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है लेकिन बहुत अच्छे से कर नहीं पा रहा है। तो इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि लुम्बिनी का जो ये इंटरनेशनल कमेटी फॉर डेवलपमेंट के अंडर जो प्रोजेक्ट नेपाल इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके इम्प्लीमेंटेशन में नेपाल उसकी मदद करे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल एंड नाउ देखो ये क्वेश्चन मेंस और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता आई बिलीव, बट प्री में दे कैन आस्क यू बिकॉज प्री में यू ऑल नो बुद्धिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो दिस टाइम दे कैन आस्क यू फ्रॉम दिस आर्टिकल, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज टू. The first foreign monastery in Lumbini was built by a Vietnamese monk Thé Huyen Due. This is absolutely correct. And an international committee for development of Lumbini was set up by United Nations Secretary General U Thant. तो this is also correct. So ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट रिमेंबर यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना यार कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है ऐसे में कि करेक्ट की जगह इनकरेक्ट मार्क कर दिया और इनकरेक्ट की जगह करेक्ट. प्लीज डोंट डू दिस. सो रीड केयरफुली द क्वेश्चन. So neither 1 nor 2 will be the correct answer to this question, option D. Alright, I hope this is clear. Now Finland's bid to join NATO. आप सबने इसके बारे में सुना होगा. फिनलैंड ने अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है दैट फिनलैंड इज गोइंग टू जॉइन नेटो, और स्वीडन भी लाइन में है कि वो भी नेटो को ज्वाइन करेगा. ठीक है, तो उसी के बारे में आर्टिकल है. सो फिनलैंड फॉर्मली अनाउंस्ड इट्स इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग द नेटो एंड रशिया ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड दिया है. ऑफकोर्स देगा ही रशिया. तो रशिया से जो रिस्पांस निकल के आ रहे हैं, जो ऑफिशियल वॉइसेस निकल के आ रही हैं, वो इस तरीके की हैं. वो ये बता रहे हैं कि जो यूएस है वो यहाँ पे एक एजेंट की तरह वर्क कर रहा है कि पूरी दुनिया के लोग या स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज
जो है वो नेटो को ज्वाइन कर ले। उन्होंने सीधा सीधा यूएसए के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि नाउ यूएसए इज वर्किंग एज एन एजेंट, और वो दूसरी कंट्रीज को प्रोवोक कर रहा है, दूसरी कंट्रीज को ट्राई कर रहा है कि वो सारे के सारे नेटो की मेंबरशिप को ज्वाइन कर ले। एंड द रशियन स्टेट सीम्स टू बी गोइंग थ्रू अ सेंस ऑफ मेनिया, जहां पे ऑफिशियल की बातें ऐसी निकल के आ रही हैं दैट दे विल न्यूक द कंट्रीज क्रशिंग बग्स। क्रशिंग बग्स के से उनका मतलब है जो बाल्टिक कंट्रीज है, बाल्टिक कंट्रीज को क्रश करने की बात कर रहे हैं। नाउ कमेंट में लिख के बताओ बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं। और न्यूकिंग कंट्रीज का मतलब है कि दे विल दे विल अटैक दीज कंट्रीज विद द न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें उनके जो ऑफिशियल्स हैं, रशिया के ऑफिशियल्स हैं, वहाँ से निकल के आ रही है, जो कि उनकी हड़बड़ाहट और उनके डर को दिखा रही है एक्चुअली, ठीक है। एंड इन्वेडिंग कंट्रीज इन अ बिड टू सेफगार्ड देयर सिक्योरिटी। तो इस तरीके के स्टेटमेंट अगर रशिया से निकल के आएंगे तो ऑफकोर्स इससे क्लियर जाहिर होगा कि रशिया इज इन अंडर द स्टेट ऑफ फियर, ठीक है ना। नाउ वी सी रशियंस, ये रशियंस के बारे में है, वी सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ वॉल्जियन रियलिज्म unraveling in front of us as nations begin to grapple with their existential crisis, which is precipitated by the anarchic structure of the world and actions of other state। अब क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आया। देखो दो चीजें होती हैं, आइडियलिज्म और रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। आइडियलिज्म का मतलब होता है व्हाट ऑट टू बी, एंड रियलिज्म का मतलब होता है व्हाट इज। देखो जब हमारा जो इससे अगर हम 1920 से पहले की बात करें तो जितने भी इंटरनेशनल थिंकर्स थे उनका इंटरनेशनल रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में ये मानना था कि दैट दिस वर्ल्ड इज आइडियल, और जितने भी कंट्रीज हैं इस दुनिया में वो सभी एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म। लेकिन जब ग्रेट क्राइसिस आया था 1920s के दौर में, उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसके बाद जो इंटरनेशनल थिंकर्स थे उनको ये लगने लगा कि नहीं देखो ऐसा नहीं है, आइडियलिज्म जैसा कुछ भी नहीं है, सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर रही हैं। एक्चुअली में जो सबसे पहले आ रहा है किसी भी कंट्री के सामने वो है नेशनल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले जो कंट्रीज है वो अपना इंटरेस्ट देख रही हैं और उसके बाद वो दूसरी कंट्री की बात कर रही हैं, तो इसको बोलते हैं रियलिज्म, ठीक है ना। और रियलिज्म से रिलेटेड एक थियोरी वॉल्ट्स ने दी थी जिसको वॉल्जियन रियलिज्म बोलते हैं, और उसके हिसाब से ये होता है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनका खुद का एग्जिस्टेंस जो है वो अब क्राइसिस में आ गया है, बिकॉज वो स्टेट्स कंट्रोल हो रहे हैं दूसरे स्टेट्स के मदद से। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फिनलैंड है, या फिर जो स्वीडन है, या फिर जो अदर कंट्रीज हैं, या फिर अभी जो यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन करने की बात करी थी, ऑल दीज कंट्रीज हैव देयर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंड दे आर ऑल एक्टिंग ऑन द लाइंस ऑफ यूएसए। ये केवल यूएसए के इशारों पे काम कर रहे हैं एंड इनका खुद का कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं रहा है, ठीक है। ये होता है वॉल्स रियलिज्म। तो रशिया ने बोला है कि यस वी कैन सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ वॉल्जियन रियलिज्म अनरावलिंग इन फ्रंट ऑफ अस, ऑलराइट। सो ये यहाँ पे वॉल्स रियलिज्म का डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, तो ये आप पढ़ लेना, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड आई डोंट थिंक इसमें से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बट यस अगर कोई रशिया और वर्ल्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इससे रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हो, वॉल्जियन रियलिज्म का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ एज यू ऑल नो इंडिया ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम थॉमस कप जीत लिया है। अब देखो जनरली यूपीएससी में से स्पोर्ट्स के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट दिस इज अ वेरी लैंडमार्क अचीवमेंट ऑफ इंडिया, सो दे कैन आस्क यू एनीथिंग रिलेटेड टू थॉमस कप एंड उबर कप। थॉमस कप और उबर कप आपस में रिलेटेड है, ये मेंस का होता है और ये वुमेन्स का होता है, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थॉमस और उबर कप के बारे में। थॉमस कप, रिमेंबर, आई होप यू ऑल नो दिस, इट इज वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप विच इज बीइंग कंडक्टेड एवरी 2 years। पहले ये हर 3 साल में एक बार होता था, बट आई थिंक आफ्टर 1980s में कोई एक ईयर था, उसके बाद से ये 2 साल का होने लगा। दिस थॉमस कप वॉज द आइडिया ऑफ सर जॉर्ज एलन थॉमस एंड इट्स फर्स्ट टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन 1948-49। 2022 तक, अभी तक जो अभी हम कल जीते हैं, अभी तक 30 टूर्नामेंट्स हो चुके हैं इसके अंडर, एंड केवल 6 कंट्रीज है जिन्होंने टाइटल को जीता है। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा बार जीता है 14 times, एंड द वेरी फर्स्ट कंट्री टू विन द वेरी फर्स्ट टाइटल वॉज मलाया, और मलाया ने किसको हराया था फाइनल्स में? डेनमार्क को, ठीक है। एंड ऑफकोर्स 2022 का चैंपियन कौन है? इंडिया, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट उबर कप, सो उबर कप जो है इससे बिल्कुल सिमिलर है, बट इट इज द वर्ल्ड वुमेन्स टीम चैंपियनशिप विच इज बीइंग कंडक्टेड एवरी 2 years, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर ब्रिटिश वुमेन्स बैडमिंटन प्लेयर बेटी उबर। इसका जो पहला टूर्नामेंट था दैट वाज हेल्ड इन 1956-57, और पहला टूर्नामेंट किसने जीता था? यूएसए ने, ठीक है।
और इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम कौन सी है? चाइना, जिसने अभी तक 15 टाइटल जीते हैं. नाउ प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. इंडोनेशिया थॉमस कप में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्री है, वाइल इन उबर कप इट इज चाइना. इंडोनेशिया टाइटल को जीता है 14 बार, 14 टाइटल्स, एंड चाइना हैज वन द टाइटल 15 टाइम्स. ऑलराइट. एंड हु इज द करंट चैंपियन? साउथ कोरिया. विच कंट्री इज द करंट चैंपियन? साउथ कोरिया. ठीक है, यानी 2022 का जो उबर कप है वो किसने जीता? साउथ कोरिया ने. एंड इट इज द second title of South Korea. All right. And now they can ask you this question. Consider the following statements and identify the correct statement. Thomas Cup was started in 1948-49 as per the idea of Sir George Allen Thomas. This is absolutely correct. And the very first title was won by Malaya, beating Denmark. China has won the most number of titles in Uber Cup. Yes, they have won 15 titles. And first country to win the title of Thomas Cup is not Denmark, it is Malaya. ठीक है ना? So 1 and 2 are correct. So and we have to identify the correct statement only. Therefore option A, only 1 and 2 will be the correct answer. And yes, this is another very important article. आपने रेमिशन का नाम जरूर सुना होगा. ठीक है, रेमिशन के लिए जाते हैं, जो भी कन्विक्टेड पर्सन होता है वो रेमिशन के लिए राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है और कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकता है, एक रिट फाइल कर सकता है कि देखो मैं अपने जो मेरे कैद के दिन थे उसमें मैंने अच्छा बिहेव किया है तो मेरी को जल्दी रिलीज़ कर दिया जाए. मान लो कि 20 साल की सज़ा है तो मेरे को 15 साल के बाद कोई जाके अगर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है कि देखो मैंने अच्छे से बिहेव किया है ड्यूरिंग माय टर्म, जो भी मेरा जेल टर्म था उसमें मैंने अच्छे से बिहेव किया है तो मेरे को जल्दी रिलीज़ कर दिया जाए. तो इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है. उसके हिसाब से ये है, उन्होंने बोला है दैट रेमिशन और प्री मेच्योर रिलीज ऑफ अ कन्विक्ट हैज़ टू बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी एप्लीकेबल इन द स्टेट वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड. ठीक है, जहां पे क्राइम हुआ है वही स्टेट उसको कंसीडर करेगा, एंड नॉट वेयर द ट्रायल वॉज ट्रांसफर टू बी कंडक्टेड. ठीक है, तो ये जो केस है जिसमें ये जजमेंट आई है इसमें बेसिकली हुआ ये था कि जो क्राइम था वो गुजरात में हुआ था, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजन द ट्रायल वॉज ट्रांसफर टू मुंबई टू द बॉम्बे हाई कोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जो पिटिशनर ने जो कंप्लेंट फाइल करी थी, पिटिशनर ने जो अर्जी फाइल करी थी, नॉट कंप्लेंट, उसके हिसाब से ये जो रेमिशन या फिर जो प्री मेच्योर रिलीज इस पर्सन को मिलेगा वो कहां से मिलेगा? गुजरात से मिलेगा, नॉट फ्रॉम बॉम्बे, बिकॉज गुजरात वॉज द प्लेस वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड एंड बॉम्बे वॉज द प्लेस वेयर ट्रायल वॉज कंडक्टेड. ओके, एंड दिस वॉज अनाउंस्ड बाय अ बेंच ऑफ जस्टिस अजय रस्तोगी एंड विक्रम नाथ. और उन्होंने बोला दैट अंडर सेक्शन 432 ऑफ CRPC विच इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देयर कैन नॉट बी अ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ 2 स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द इशू ऑफ remission. All right, so I hope this article is clear. Now इसमें से डायरेक्ट there cannot be any question, but yes, प्री में से कोई स्टेटमेंट आपका ये बन सकता है that remission is a remission, or you can say the premature release is a concurrent jurisdiction of 2 state governments on the issue of remission. So in that case this statement would be incorrect. All right, and guys, the last article for today, Rajiv Kumar has taken the charge as Chief Election Commissioner of India. Now he has become the 25th Chief Election Commissioner for India. तो अब इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है इलेक्शन कमीशन में से, तो उसी तरीके का मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पे रखा है. इस तरीके के और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. Now you have to tell me the answer of this question in the comment section. Consider the following statement and you have to identify the correct statement. The Chief Election Commissioner of India can be removed from his office in the same manner and on the same grounds as a judge of Supreme Court. ठीक है, the retired election commissioners are debarred from any employment under the government of India or a state, and the condition of service and tenure of office of election commissioners shall be determined by the president. So out of these 3 statements you have to tell the correct statement. Now इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है. Alright, and that's it for the session today. I hope all the articles are clear. If you have any doubts you can ask me in the comment section, and if you want to have the PDF of this session you can join the Telegram channel. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.